इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्गों के साथ ये धोखाधड़ी एक महिला ने की है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। एमआईजी पुलिस के अनुसार 85 वर्षीय बुजुर्ग मनोहर लाल नागौरी निवासी अनुराग नगर ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि अभी शिकायत में मनोहर लाल ने पुलिस को ये बताया कि उनके साथ 51,80,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मनोहर लाल के अनुसार 18 अप्रैल को उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आया। महिला ने अपने आप को निजी कंपनी का मैनेजर बताते हुए अपना नाम शिवानी बताया। मनोहर लाल से शिवानी ने कहा कि ये शेयर मार्केट और अन्य तरीकों से इन्वेस्टमेंट करवाकर उससे अच्छे मुनाफे दिलाकर अपने कस्टमर को फायदा पहुंचाती है। 85 वर्षीय बुजुर्ग मनोहर लाल अपने घर पर अकेले रहते हैं। शिवानी के कहने पर उन्होंने सोचा कि कुछ पैसे लगाकर क्यों ना फायदा कमाया जाए। इसी लालच में उन्होंने धीरे धीरे करके महिला को 85,80,000 रुपए दे दिए। इसके बाद से ही बुजुर्ग मनोहर लाल अपने दिए गए मुनाफा तो दूर अपने दिए गए पैसों को ही वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं और अंत में उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस थाना एमआईजी के अंतर्गत एक पीड़ित है। पीड़ित के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनको शेयर के नाम पर मतलब इन्वेस्टमेंट कराया गया था और वो इन्वेस्टमेंट लगभग 50 लाख से भी अधिक था, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको कोई रिटर्न नहीं मिला और उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है। इस आधार पर इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है बीएनएस के तहत और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिया केवट परिवार को न्याय का आश्वासन। कुछ दिन पूर्व बड़ी कलमेर स्थित केवट परिवार पर जमीन विवाद को लेकर हातोद पुलिस थाना प्रभारी संगीता सोलंकी द्वारा पुलिस बल के साथ लाठीचार्ज किया गया, जिसे लेकर आज जन सुनवाई में पीड़ित परिवार ने कलेक्टर शिवम वर्मा को ज्ञापन दिया। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर शिवम वर्मा से अपनी जान की सुरक्षा की मांग की, जिस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार का कहना था कि हमारी जमीन एवं हम सब की जान की सुरक्षा की जाए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। हमारे साथ हम पीयर आए थे तो हमको बैठे थे आके, तो हमको पता नहीं कुछ भी, आके मैडम आके मारने ही लग गई हमको। क्या हमको कुछ भी पता नहीं, ऐसी मारने लगी हमको डंडे से खूब मारा। मेरे को इधर थाने में भी ले गई तो थाने में भी खूब मारा। मेरे को 5-6 लपड़ मारी। मेरे को कान में सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे को 8 दिन में बहुत मुश्किल से मैं उठी हूँ। मेरे को चला ही नहीं जा रहा है। डंडे से खूब मारा हमको, पाइप से खूब मारा हमको, लीला कच कर दिया और मेरे भाभी उनको भी सबको मारा। मेरे बच्चे उनको छोटे छोटे को धक्का देते गए और उनको भी मारा। मेरे भाई उनको भी बोलने गए तो उनको भी चंडट मारा उसने। टीआई मैडम हाथोद की सोलंकी मैडम। आपसे कुछ पैसे की भी मांग की गई है? पैसे की मांग तो मेरे भाइयों से की गई है। क्या मेरे भाइयों को डराया धमकाया और वो तो बहुत डर गए, बोल ही नहीं पा रहे वो तो। क्या बहुत परेशानी। ये भागवंत हम क्या है कि तो थाना जो है वो पुलिस वाले जो टीआई मैम है वर्दी करके तो पहनी नहीं, गांव में आके अब उनने क्या ठेका लेना शुरू कर दिया ज़मीनों का कि किसी की भी ज़मीन लेना और ठेका लेना और उसको कब्जा से हटाना, मतलब उसको मार डालना सामने वाले को। मेरे पास जब फ़ोन आया घर से कि घर पे आके टीआई मैम आए और पुलिस वाले 4-5 आए, उसको खूब मारा और घर से हम बाहर निकालने की कोशिश करी और भर के ले गए थाने। और जब मैं यहाँ से थाने गया मैंने विरोध करा कि आपने किस लिए मारा, क्यों मारा। उनने मेरे को भी गिरफ्तार करके जेल पहुँचा दिया। मैं 10 दिन में जेल से आया हूँ, 8-10 दिन में, और आज आया ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को कि ये तानाशाही जो पुलिस की चल रही है वो चल रही है और हमें वो धमकी दी जा रही है कि तुम्हें अन्य धाराओं में ऐसे फंसाएंगे कि तुम कभी जिंदगी में से जेल से बाहर नहीं आओगे, हमारा विरोध करना ही भूल जाओगे। हम पुलिस है, कुछ भी कर सकते हो, ऊपर तक हमारा अधिकार है बेटा, हम तो यहाँ कमा के ऊपर पैसे देते हैं। ये सब उन्होंने मेरे को बोला। संगीता सोलंकी टीआई है जो अथोट थाने में है, इनके पति भी टीआई है जो पहले थे यहाँ। जब भी एक मामला था मेरे बुआ लड़के को इनने मारा खूब, उसका मैंने शपथ पत्र कोर्ट में लगाया था कि इन लोगों ने मेरे भाई को मारपीट करी और पैसे मांग रहे 5 लाख रुपए तो हम छोड़ देंगे। तो साहब ने आदेश करके तुरंत इनको गिरफ्तार कर लिया था। इनको कोर्ट में पेश करने को बोला, इनने फिर उसमें खाना पूर्ति करके लिखित में दे दिया कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं करा।
फिर बाद में मैंने सूचना का अधिकार भी लगाया, कोर्ट से भी अभी तक मेरे को थाने की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, और मैंने ये अभी भी सूचना का अधिकार लगाया है। यहाँ क्या है कि जो मेरे परिवार के साथ में मारपीट करी, मेरी बहन अभी मेरे जीजा 2 महीने हुए शांत हुए को, और इसको भी इन्होंने मारपीट करी, जो अब 8 दिन से उठने की नहीं बन रही है। आज इसको मैं जैसे तैसे करके यहाँ लाया हूँ कलेक्टर ऑफिस के अंदर। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जब मेरा भगवान लड़का रितेश केवट करके आया, और उसने बोला कि मैम इनको इतने को आपने अंदर जमा कर दिया, कोई एफआईआर हो तो हमें बताइए। फिर उनने नहीं बताया और बोला कि एक काम कर, तू एक आदमी के 2-2 लाख रुपए हमें दे दे, 10 लाख रुपये दे दे, तो इनको आज छोड़ देंगे, नहीं तो इनको वहीं से खराब कर देंगे हम ये करके। फिर उसने उसको बोला, उसने मना कर दिया कि किसी परिवार के पास पैसे की इतनी व्यवस्था है नहीं। फिर उनने उनको बोला कि एक काम कर, तू तो आधार कार्ड लेके आ जा इनके। तो आधार कार्ड लेके आया, तो आधार कार्ड तो नहीं मांगे, तो बोला कि इनको बोल कि जमीन छोड़े और घर छोड़े, और वहाँ कैमरे मेरे जमीन पे नहीं लगाए। जब उसने भी उसका मना करा कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप वो अंदर है उनसे बात कर लीजिए, तो उसको भी अंदर कर दिया और 151 की धारा लगा के जेल पहुंचाया। तो हमारे वकील को बुलाया, तो वकील तो तहसील में रह गया, पर उनका आदेश इंदौर से भी आके तो सीधा जेल पहुंचा थे। उसको पता ही नहीं चला कि आदेश कब कर दिया, कब साइन हो गई, कब जेल चले गए। मेरा नाम अर्जुन कचनार है, मैं बड़ी कल में रहता हूँ। मेरे परिवार को बहुत परेशान कर रखा हथौद की पुलिस ने। हथौद की टीआई मैम है जो, वो 10 लाख की मांग बार बार कर रही थी कि 10 लाख टेबल पे ला के रखो तो मैं छोड़ूंगा इनको। और हथौद की टीआई संगीता सोलंकी ने घर पे आके ताबड़तोड़ मारपीट करके ने थाने ले जाके ने सबको जेल पहुंचा दिया, जमीन छुड़ाने के, जमीन छोड़ो ये बोला उन्होंने। मैं अर्जुन कचनार बड़ी कल में रहता हूँ। जिस घर में 2 साल की काशवी की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में हुई मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। वहीं काशवी के परिजन का आरोप है कि निजी क्लिनिक में गलत इलाज के कारण उनकी बेटी की जान गई। मामले की सच्चाई जानने के लिए मौत के 4 दिन बाद प्रशासन की अनुमति से मंगलवार को बच्ची का शव शमशान घाट से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बालदा कॉलोनी निवासी नितिन यादव की बेटी काशवी को 27 मई को मामूली उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। परिजनों से भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित द हेल्थ केयर क्लिनिक ले गए। 28 मई को काशवी की मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक पर डॉक्टर अनिल खई ने उसे देखा और ड्रिप लगवाई थी। पहले 4 बोतल ड्रिप लगाई गई, इसके बाद उससे एक उल्टी हुई। डॉक्टर घई ने कहा कि अभी एक डोज और दिया जाना है। इसके बाद फिर ड्रिप लगाई गई। कुछ समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और हार्ट बीट तेज हो गई। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि वह ठीक हो जाएगी। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने कहा कि ड्रिप पूरी हो चुकी है, उसे घर ले जाओ, ठीक हो जाएगी। इसके बाद परिजन उसे रात में घर ले आए। कासू की तबीयत खराब होने पर परिजन सुबह उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय भेज दिया, जहाँ डॉक्टरों ने उससे वेंटिलेटर पर रख दिया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजन की शिकायत के बाद एसडीएम की अनुमति से बच्ची का कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जहां 5 डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया है। घटना के बाद मां निशा बधावास हो गई। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक परिजन की शिकायत के बाद एसडीएम की अनुमति से बच्ची का शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने किया है। जांच अधिकारी दिवेश कलेश ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल जांच जारी है। मामले में अस्पतालों से भी दस्तावेज मांगे गए हैं। सर, आज एक बच्ची के बारे में जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम के लिए 5 दिन बाद उसको दफन जो किया था उसमें से निकाला है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की गलत ट्रीटमेंट से उसकी मौत हो गई। पुलिस थाना भंवरकुआ के अंतर्गत एक पालदा एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ काफ़ी लोग, बाहर के लोग भी काम करने के लिए रहते हैं। इस पालदा एरिया में एक बच्ची जिसका नाम काशवी था, वो लगभग 2 वर्ष उम्र की थी। उसको घर में उल्टी दस्त हुआ था। उसका इलाज, उपचार कराने के लिए उनके परिजन, उनकी माता और पिता जो लोकल हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचे। उसके बाद बीच में उन्होंने कई अस्पताल भी बदले। उसके बाद मेट्रो के बाद जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ भी इलाज कराया गया, और बाद में बच्ची की मौत हो गई।
इसके बाद उनके परिजनों के द्वारा उस बच्ची को दफन कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनके जो परिजन विशेषकर माता और पिता को ये संदेह हुआ कि उनकी बच्ची का सही इलाज नहीं हुआ और गलत इलाज के कारण से उसकी डेथ हो गई। जब ये शिकायत थाने को की गई तो थाना प्रभारी जो भंवर कुआ है उनके द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इसमें एक मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो विधिवत कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इस शव का उत्खनन किया गया है, एग्जीक्यूशन किया गया। उसके बाद इसका पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद जो मेडिकल बोर्ड के माध्यम से भी इस पूरा इलाज जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं जगह उनको जब्त करके उनका परीक्षण किया जाएगा, तद अनुसार उसमें अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई है वो कराई जाएगी। तो जिस हॉस्पिटल का जिक्र हो रहा है उसको पहले भी सील किया गया था, पहले भी कार्रवाई इसमें जो भी मतलब इसीलिए इस पूरे केस को काफ़ी संवेदनशीलता के आधार पर इसको संज्ञान में लिया गया है और प्रॉपर इसका पीएम कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ इलाज हुआ है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के, उनको भी इस मामले में शामिल किया जा रहा है और उसके बाद जो मतलब प्रॉपर मेडिकल बोर्ड इसमें बैठेगा और उसके बाद जो भी इसमें फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस ऐसे मामलों में जहाँ कोई डिस्प्यूटेड मामले रहते हैं उनका जो प्रेस्क्राइब्ड एक मेडिकल बोर्ड होता है उसमें सभी विभागों के जो एक्सपर्ट होते हैं और फिर वो उसका पूरा परीक्षण करते हैं, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई होती है। सर, जो डॉक्टर है अनिल घई वो अपने हॉस्पिटल में पाए नहीं जा रहे, कैसा कहा जा सकता है फरार? अभी चूंकि अब ये एक मतलब पूरा मामला अभी जांच का विषय है, जांच के आधार पर इसमें अग्रिम जो है कार्रवाई की जाएगी। पुष्प परिसर 114 पुष्प पार्क मगरखेड़ा सोसाइटी का अविका डेवलपर की मनमानी से वहां के रहवासी परेशान। वहां के रहने वाले सतीश यादव का कहना है कि पूरे 114 पुष्प पार्क में टोटल 45 फ्लैट हैं और रहने वाले सिर्फ 12 परिवार। समस्या यह है कि फ्लैट मालिक जिसने बनाकर हमने खरीदे हैं, एक फ्लैट करीब 45 लाख रुपए का है और जब से आज तक सभी परिवार परेशान हो रहे हैं। लिफ्ट बंद है, पानी की समस्या है, वहां के रहवासियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब हम बात करने जाते हैं तो मिलने से इनकार कर देते हैं, इसलिए हम कलेक्टर श्री शिवम वर्मा जी को लिखित में ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आए हैं, क्या मामला है? हम सब सोसाइटी वासी हैं जितने भी फ्लैट में रहते हैं और उनकी ये समस्या है कि ना तो दोनों लिफ्टें चालू हैं मल्टी में, ना गार्ड हैं, ना जनरेटर है, लिफ्ट में आए दिन आदमी फंस जाता है, ना वहाँ पर रेलिंग है, ना वहाँ पे जो पार्किंग है, पार्किंग ओपन पार्किंग है भवन अनुमति में, उसमें कब्जे करके हॉल बना रखे हैं। ठीक है, उसमें कब्जे खुद ही बैठते हैं, पाल्टी वाल्टी जो भी करते हैं वो करें, तो उससे समस्या है सबको। रजिस्ट्री में पार्किंग अंकित की है, संपदा 2 की रजिस्ट्री में लिख के दिए कि विक्रेता द्वारा क्रेता पक्ष को अलाउड पार्किंग दी जा रही है। आज 3 महीने हो गए, आज तक पार्किंग नहीं दी है। रजिस्ट्री को हो गए 8-9 महीने। कॉलोनी है, एक कॉलोनी है मगरखेड़ा रोड पे, पुष्प परिसर जो पुष्प पार्क कॉलोनी के अंदर है। किसने काटी कॉलोनी? एक काटी है अविका डेवलपर्स अमित भोर, जो नंदा नगर गली नंबर 7 में रहते हैं। आपको कितने समय हो गया फ्लैट ले? वहाँ पे फ्लैट रजिस्ट्री कराई थी मैंने 10 अक्टूबर को। अच्छा, रहने आया हूँ मैं 1 अप्रैल को। अप्रैल से बार बार कहता हूँ कि वो दे दो, मेरी पार्किंग अलाउड नंबर लिखा था, फ्लैट नंबर, वो मिटा दिया गुंडागर्दी करके। अब बोलता हूँ कि नंबर दे दो तो मैं अपनी गाड़ी रखूँ, तो धमकी देते हैं। कोई पार्षद की कॉलोनी है कि नहीं, नगर निगम में, वो नगर ग्राम पंचायत में। अब धमकी देता है, बतारू है तो अपन ठीक है, अपन पैसे भी दे दिए, अब गुंडों से क्यों लड़े? तो कानून की शरण में कानून। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी जो सुविधा कलेक्टर साहब को दी है 17 बिंदु, वो पूरे कर दिए जाएं। जितनी परमिशन है उतना ही बनाया जाए। 4 फ्लोर की परमिशन है, P+4। 5वीं मंजिल पर अवैध पेंट हाउस जो बन रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए, उसको क्लब हाउस में। इसे सिस्टम की लापरवाही कहे या सिस्टम का फेलियर,
कि एक 30 वर्षीय लाचार और बेबस महिला जो दोनों आंखों से देख नहीं सकती, उसे गांव का उपसरपंच और अन्य दबंग लोग बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और उसका टूटा फूटा मकान नहीं बनने दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धार के पास सलकनपुर गांव की 30 वर्षीय दिव्यांग महिला अनीता वर्मा की, जो दोनों आंखों से देख नहीं सकती और घर में ना बाप है और ना माँ, कोई परिवार का सहारा भी नहीं है। वह अपने टूटे फूटे पैतृक मकान में निवास करती है। घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, किसी भी दिन टूट सकता है। महिला घर की मरम्मत करना चाहती है या नया निर्माण करना चाहती है, किंतु पड़ोस में रहने वाले दबंग लोग और गांव का उप सरपंच कमल मुकाती महिला के ऊपर काफी दिनों से दबाव बनाकर उसे डरा धमका रहा है और ना ही उसे किसी तरह का निर्माण कार्य करने दे रहा है। जब कोई ठेकेदार या मजदूर काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता है। महिला अपनी गुहार लेकर तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस थाने तथा कलेक्टर के पिछले 3 सालों से चक्कर काट रही है, किंतु कोई उसे न्याय नहीं दिला पा रहा है। आज फिर वह हर मंगलवार होने वाली कलेक्टर की जनसुनवाई में धार पहुंची और एक बार फिर उसने दबंगों के खिलाफ और गांव के उप सरपंच के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत की। हर बार की तरह इस बार भी कलेक्टर ने महिला को आश्वासन देकर रवाना कर दिया। आप जनसुनवाई में आए काहे के लिए आए? मकान नहीं बना दे रहा है सरकार और पड़ोसी शिवाजा क्यों नहीं बनाने दे रहे मकान? वो यूँ बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं बना, यहाँ से खाली करो। तो आपने अभी तक किस को इस मामले में शिकायत करी? मैंने कलेक्टर ऑफिस में कई बार आवेदन दिए, तहसील में दिए, थाने को दिए और एसपी ऑफिस पे दिए। कितने सालों से भटक रहे हो आप? मैं 3 साल से तो कंटिन्यू मुझे आवास मिला, जब से भटक हूँ उससे पहले भी 2-3 साल पहले से मैं आ रही हूँ। मुझे 6-7 साल हो गए कोर्ट में आके। वो क्यों प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा? किसका हाथ है उसके ऊपर? उसके ऊपर पड़ोसी शिवा जाट है, सरकारी टीचर है, वो उसका हाथ है, वो नहीं बना दे रहे। वो सभी को बोल देता कि इसको मकान मत बना दे। क्या आप दोनों का क्या विवाद है? इसका कहने का मतलब ये पड़ रहा है कि यहाँ मेरे मकान की खूबसूरती खराब हो रही है, यहाँ पे मत बनाओ, कहीं और जाके बना दो। आज कलेक्टर साहब से क्या बात हुई आपकी? कलेक्टर साहब ने बोला है, आश्वासन दिया, बस सिर्फ इतना आश्वासन दिया। आपने बताया कि 3 साल से चक्कर काट रही हूँ। हाँ बोला मैंने कि 2 दिन से आ रही हूँ सर, यहाँ पे 3-4 साल से मैं आ रही हूँ, आवेदन दे रही हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला मालवा क्षेत्र का अति प्राचीन जैन तीर्थ श्री अमीझिरा पारश्वनाथ में निर्माणाधीन मंदिर आने वाले समय में ये तीर्थ मालवा का मिनी जीरावला तीर्थ नाम से जाना जाएगा। उक्त उद्गार युवाचार्य विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपने अल्प प्रवास पर अमीझिरा तीर्थ पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि तीर्थ विकास में धन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एवं उसकी पूर्ति दानदाताओं से की जाती है। तीर्थ क्षेत्र में दानदाताओं का बहुमान करने से उनकी अनुमोदना होती है, जो तीर्थ विकास में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। दानदाताओं के सहयोग से ही मंदिर, धर्मशाला, गौशाला, अस्पताल एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। अमीझिरा पारश्वनाथ तीर्थ आने वाले समय में इसका भव्य आकार दिखाई देगा। युवाचार्य शनिवार को अपने अल्प प्रवास पर अमीझिरा पारश्वनाथ तीर्थ पर निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन किया गया। रविवार को मासिक पूर्णिमा अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंदिर निर्माण की जानकारी दी गई। ट्रस्टी राजेश जैन डगवाला ने बताया कि वाड़ी गोता द्वारा देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते
हुए अमेशरा पार्श्वनाथ के नाम से अपना काम आरंभ किया था। इससे आज विदेशी मुद्रा इनके सहयोग से भी भारत के खजाने में जमा होती है। इस अवसर पर ट्रस्ट के राजेश जैन, डगवाले राजेश पोसित्रा, विशाल जैन, सुधीर जैन, ट्रस्ट प्रबंधन संदीप पोपटी सहित श्रद्धालु उपस्थित थे। इस बार पूर्णिमा महोत्सव युवाचार्य विश्व रत्न सागर सुरेश्वर एवं मुनि मंडल के निश्रात में मनाया गया। उक्त जानकारी प्रेस क्लब के अशोक जैन ने दी। आज नए मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं तो गुरुदेव की असीम कृपा से और हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश जी मुथा और मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाश जी सिरोड़ी वाले अहमदाबाद वालों के अथक प्रयासों के कारण आज ये मंदिर 70 से 80% काम पूरा हो चुका है और बहुत शीघ्र ही गुरुदेव द्वारा मुहूर्त प्रदान किया जाएगा, जिसमें इस परमात्मा की गादी नशीन होगी, भव्य महोत्सव होगा और आगामी प्रोजेक्ट जो इसमें तीर्थ से संबंधित हैं वो सारे पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्र धर्मशाला व्यावाच के लिए उपाश्रय और भोजनशाला सारे का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो और तीर्थ पूर्ण रूप से विकसित होकर जन जन का कल्याण करें, जन जन के भावना के अनुसार ये तैयार हो। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। कहाँ दे, क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप जैन। ये मंदिर कौन सा बन रहा है? 108 श्री अमीजरा पाठशाला दादा का भव्य मंदिर निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। और कहाँ से आए कलाकारों? कलाकार उड़ीसा से आए हैं और अपने राजस्थान से भी आए हुए हैं। तो ये मंदिर कब तक निर्माण हो जाएगा? लगभग 2027 में मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। 80% काम हो चुका है। कितने परसेंट और 20% और बाकी? 20% काम और बाकी है। तो यहाँ प्रतिमा कौन सी बिठाई जाएगी? अमीजरा दादा की, जो गांव के बीच में अमीजरा दादा का जो मंदिर बना हुआ वो पूरा परिवार यहाँ पे प्रतिष्ठा होगी। ठीक। अमीजरा पार्श्वनाथ परमात्मा की अतीव प्राचीन एवं अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा जी और उसका ये तीर्थ अद्भुत तरीके से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रस्ट मंडल ने प्रयास करके बहुत अच्छा जिनालय का निर्माण शुरू किया है। बहुत द्रुत गति से कार्य चल रहा है। तकरीबन काफ़ी बड़ी मात्रा में मंदिर का कार्य संपन्नता की ओर है और दिन दुगुना रात चौगुना इस तीर्थ का विकास हो, ऐसा प्रयास आचार्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सुखनाथ के आशीर्वाद से सकल संघ मिलकर कर रहा है। अनेक दानदाताओं ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर के भाग लिया है और हमारे रमेश जी मुथा, प्रकाश जी सिरोड़ी साहब के मार्गदर्शन नेतृत्व के अंदर ये तीर्थ का बहुत सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रक्रिया चल रही है। जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण हो, ऐसी हम सभी की प्रार्थना है परमात्मा से और अधिष्ठायक देव इस कार्य को जल्दी संपन्न करें, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिकरौन की एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिकरौन निवासी मीनाक्षी ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मीनाक्षी को तत्काल धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और मामले की सूचना धामनोद पुलिस को दी। सूचना मिलने पर धामनोद थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी का विवाह करीब 1 माह पूर्व ही हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही इस तरह की घटना सामने आने से परिवार में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है तथा मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेके थे घर आए और घबरा रही थी, इसको अस्पताल लेके आए थे। क्या हो गया था? ये पता नहीं सर कि क्या करा इसने का। यहाँ हॉस्पिटल आए फिर क्या बताया? हाँ बताया कि इसको दवाई पीनी है। पॉइजन पी लिया।
अच्छा, तो हॉस्पिटल में उपचार के दौरान ही डेट हुई है कि नहीं बाहर है? इधर हम अस्पताल जा रहे थे। अच्छा, रेफर कर दिया था यहाँ रेफर से कर रहे थे। बीच रास्ते में हुई। हाँ, बीच रास्ते। अभी यहाँ थाने आए क्या? हाँ, पेम करवाने का है सर। फॉर्म भरवाने आए। हाँ, फॉर्म भरवाने। आप कौन लगते हैं बालिका के? पिताजी हमें सर। कितने साल हो गए थे शादी के? शादी का अभी तो एक महीना डेढ़। क्या नाम है बालिका का? मीनाक्षी। पति? पति का नाम संजय। आप क्या लगते हो? उसका पिताजी हूँ। पिताजी। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। कहाँ के रहने वाले? पिपरो। नवविवाहित एक महिला को लेकर आए यहाँ पर, क्या मामला था कल? कल एक शाम को नवविवाहितों को लाया गया था जिसकी उम्र 19 वर्ष निवासी विक्रोन है, जो गंभीर हालत में लाया गया था, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसको हायर सेंटर के लिए भेजा गया था। उनके रास्ते में मृत्यु होने के बाद वापस लाया गया था, जिसकी सूचना थाने पे दे दी गई है। मैं डॉक्टर निगवान शेषीराम। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। यहाँ आए दिन चोरी, लूट, राहजानी, मोबाइल स्केचिंग, राजगढ़ कुक्षी मार्ग पर आए दिन राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात होना आम बात हो गई है। बीती रात में चोरों ने किराना व्यापारी पारस हरण के निवास के मुख्य द्वार पर लगी शटर को तोड़ने का प्रयास लगभग 1 घंटे तक करते रहे। परिवार के सदस्यों के जाग जाने व हल्ला मचाने पर चोर भाग गए। अब पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है। आपको बता दें कि चोर बदमाश यहां पूरे नगर के कोई भी गली मोहल्ले पर वारदात करने से नहीं चूकते, जिसमें प्रमुख रूप से व्यस्त सदर बाजार, मच गली, सीरवी मोहल्ला, महेश्वरी गली, बस स्टैंड क्षेत्र सहित कई जगह वारदात को अंजाम दिया है। इस तरह की घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया। आमजन की चर्चा की माने तो चोर बदमाश दिन प्रतिदिन रात्रि में खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आते हैं। आमजन का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। आमजन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस की गश्त पर भी उठ रहे हैं सवालिया निशान। आखिर पुलिस इस तरह की घटना रोकने में कब रुचि दिखाएगी? क्या इस तरह के घटनाक्रम चलते रहेंगे या इस पर रोक लगेगी? आने वाले समय में वर्षा ऋतु में चोर बदमाश ज्यादा आतंक मचाते हैं, इस बारे में सोचने से ही आम जनता भयभीत नजर आ रही है। क्या धार जिले के पुलिस कप्तान टांडा की गंभीर समस्या पर ध्यान देंगे? जौहरा अस्पताल में सेवाएं प्रभावित संविदा कर्मचारियों ने कहा, नियमितीकरण तक जारी रहेगा आंदोलन। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों एवं नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही, जिससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से प्रसूति एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने से मरीजों को और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल पहुंची एक गर्भवती महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वह काफी समय से इलाज के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन हड़ताल के कारण उसे समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं होने से आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही। वहीं हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन संविदा कर्मचारियों की मांगों पर कब तक निर्णय लेता है और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं कब तक सामान्य हो पाती हैं। भैया क्या नाम है आपका? रणबीर गोयल। आप यहाँ हॉस्पिटल के गेट पर क्या किस लिए बैठे हो? हम लोग प्रदेशव्यापी हड़ताल के आह्वान पे उनके समर्थन में हड़ताल पर बैठे। तो क्या मांग कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? हम लोगों की पहली मांग नियमितीकरण को लेके है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने 100% बराबर मतलब सैलरी देने का वादा किया था और उसका सर्कुलर भी जारी हो गया था सामान्य प्रशासन विभाग का, तो लेकिन NHM के अधिकारी उसको पालन नहीं कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पे। दूसरा हमारा जो अप्रेजल है
प्रतिवर्ष होता था, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके भरी पंचायत में सबसे कहा था कि अप्रेजल की नीति है, शोषण की नीति है, इसको हम बंद करते हैं। और 2-3 साल से अप्रेजल हुए भी नहीं है, बंद हो गए थे, लेकिन पुनः इस वर्ष चालू किया है। उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर बैठे। क्या नाम है भाई साहब का? नीरज गुप्ता। किस लिए बैठे हो आप यहाँ धरने पर? हम सभी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग सबसे पहले नियमितीकरण की है, उसके बाद में NHM के द्वारा जो अप्रेजल प्रथा को वापस से लाने के लिए पत्र जारी किया, उसका विरोध कर रहे हैं। एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में ये घोषणा की थी कि अप्रेजल प्रथा को पूर्णतः बंद किया जाता है, और फिर भी NHM के अधिकारियों के द्वारा पत्र जारी करके वापस से अप्रेजल प्रथा को लागू किया जा रहा है। इसके विरोध में हम बैठे हुए हैं। तो आप कब तक बैठोगे यहाँ? अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपका कहाँ से आई हो? किसको दिखाने आई हो? मैं बहू को, जच्चा को दिखाने को आई हूँ। तो इलाज हो गया आपका? नहीं हुआ, डॉक्टर से हड़ताल पर बैठे, कोई देखने वालों को यही नहीं दिया। अच्छा, डॉक्टर हड़ताल पे बैठे, इस वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। कितनी देर से परेशान हो आप? बहू 2 दिन। 2 दिन से। ठीक। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग का बड़ा प्रहार। हरदासपुर में मकान से 36 पेटी शराब जब्त। अलीराजपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अम्बुआ थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव में एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। जिला आबकारी अधिकारी RS राय के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने मकान की तलाशी लेकर करीब 36 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित लागत कीमत लगभग 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग को अवैध शराब के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग द्वारा जब्त शराब को अपने कब्जे में लेकर प्रकरण दर्ज किया है और मामले में संबंधित आरोपियों की तलाश एवं आगे की जाँच जारी है। जिला आबकारी अधिकारी RS राय ने कहा है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 3/6 को थाना अम्बुआ के ग्राम हरदासपुर में आबकारी दल को गश्त के दौरान सूचना मिली कि वहाँ कहीं अवैध शराब संग्रहित है एक सूने मकान में। दल जो है पहुँचा वहाँ और उन्होंने उक्त जो स्थल था उसकी तलाशी ली, तो वहाँ करीब 36 पेटी भिन्न भिन्न ब्रांडों की, जिसमें वाइन, बैक पाइपर, धार की प्लेन और लंदन प्राइड इत्यादि, ट्रू वर्क बियर, इस तरह से कुल 36 पेटी के आसपास शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1,70,000 के आसपास है। और वो प्रकरण जो है जयश्री त्रिपाठी द्वारा बनाया गया और नेतृत्व जो है श्री गिलदार सिंह रावत जी द्वारा किया गया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा। अरे किसके घर में पकड़ी दारू? अभी हम लोग उसको अनुसंधान में लिए हैं। वो घर सूना घर था, वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था। वो घर किसका है पंचायत से प्रमाण पत्र लेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महिला पानी की टंकी पर चढ़ी। नगर परिषद कार्यालय के पीछे छोटे से बच्चे को लेकर टंकी पर चढ़ी महिला। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा, पुलिस मौके पर समझाइश में जुटी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों द्वारा महिला से बातचीत कर उनकी मांगों और स्थिति को समझने का प्रयास किया जा रहा है।
धार शहर के मांडव नाका स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास मंगलवार शाम को बाइक के कागजों की जांच के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार युवक को रोककर उससे वाहन के दस्तावेज मांगे। लोगों का कहना है कि यदि शुरुआत में पुलिस द्वारा बातचीत शालीनता से की जाती तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों ने युवक से अभद्र भाषा में बात की और अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार वाहन के कागजात दिखाने की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान युवक ने कथित रूप से एक पुलिसकर्मी को जमकर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके चलते पुलिसकर्मी नीचे गिर गया। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की, वहीं बाइक पर मौजूद महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। घटना के समय महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जो पूरे घटनाक्रम के दौरान डरे सहमे नजर आए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर जमकर हंगामे दिखाई दे रहा है। वीडियो में महिलाओं की चीख पुकार और धक्का मुक्की के दृश्य भी नजर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक इस मामले में आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। अभी दारू पी रहे इंदौर कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में एक अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले दंपत्ति की शिकायत पर जिला प्रशासन की संवेदनशीलता देखने को मिली। पीड़ित महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। जनसुनवाई में पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद उसे ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने भाजपा नेता आलोक डावर पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर 8 लाख रुपए की ठगी करने, घर से बेदखल करने तथा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर तलाक का दबाव बनाने के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसे और उसके पति को झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता ने प्रशासन के समक्ष अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को मामले की पारदर्शी जांच करने और दंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मामले में कानून सर्वोपरि है और शिकायत की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन की त्वरित पहल के बाद पीड़ित दंपत्ति ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछली बार भी इस बार आए, क्या है मामला जनसुनवाई में आया था? मैं अपने सास ससुर और मेरे जो चाचा ससुर है आलोक डावर, उनके ही खिलाफ मैं आवेदन लेके आई हूँ कलेक्टर साहब के पास। मेरे जो सास ससुर है वो पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में आए थे। उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं कि हमने उन्हें घर से निकाल दिया है, जिसमें कि वो उसी घर में रह रहे हैं और उन एसडीएम सर से उन्होंने जो भी ऑर्डर करवाए थे, उनका जो भी खर्चे वगैरह के, उनका दवाई का खर्चा भी हम ही उठा रहे हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस सब हम ही उठा रहे हैं। उसके बाद भी वो लोग ने हमें झूठे आरोप लगाए हैं कि हम उन पे मारते हैं। 2 झूठी एफआईआर भी करवाई है और अब जब उनके साथ रह भी नहीं रहे फिर भी जगह जगह जाके वो लोग झूठी एफआईआर करवा रहे हैं हमारे खिलाफ। और जो आलोक डावर है वो मेरे चाचा ससुर लगते हैं, वो बीजेपी के नेता है। वो बीजेपी का गलत यूज़ कर रहे हैं, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए। मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो मुझे तलाक दें। पहली शादी भी मेरे हस्बैंड की उन्होंने ये सभी गलत काम करके उन्होंने तोड़वाई है। अब वो चाह रहे हैं कि इनकी तीसरी शादी करवा दें और वो उनका बीजेपी नेता होने का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अभी आए थे तो आपको कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर से मैंने यही बोला कि जब सर हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं 12 अप्रैल से, तो सर वो झूठी एफआईआर क्यों करवा रहे हैं हम पे?
अभी क्या बोले साहब आपको? सर ने यही कहा है कि एक तो मतलब जांच की जाएगी इस विषय में, और जो सास ससुर है उन्होंने जो उन्हें गुमराह किया है कि वृद्धाश्रम भेजा जाए, वो वृद्धाश्रम में वो रह भी नहीं रहे हैं, वो रहे उसी घर में रहे हैं और उनके सारे खर्चे वगैरह सब हम ही उठा रहे हैं। चाचा ससुर और सास ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब बस यही कि तलाक दे दे, कास्ट इशू की वजह से भी मुझे बहुत परेशान किया जाता हैगा। बोलते हैं सुबह उठ के हम नाइयों का चेहरा नहीं देखते हैं, बहुत सारा परेशान किया जा रहा है जब से शादी हुई है। उसके अलावा दहेज के नाम पे, कभी इलाज के नाम पे, कभी आंखों के ऑपरेशन के नाम पे, कभी घर के किसी रीति रिवाज के करवा चौथ के नाम पे मुझसे गोल्ड भी ले चुके हैं, कैश भी ले चुके हैं, और अब मैं उनके पैसे के लिए मैंने सख्त मना कर दिया था। अभी तक कितना पैसा? अभी वो लोग मुझसे 6 से 7 लाख रुपए ले चुके हैं। प्रॉपर्टी का कोई इशू आ रहा है? प्रॉपर्टी का भी इशू है इसमें कि वो बहन को सब कुछ देना चाह रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नहीं मैं सब्दूर सीएम हेल्पलाइन कलेक्टर साहब को सब्दूर आवेदन देने के बावजूद भी कुछ भी कहने नहीं हो रहा है मेरा निराकरण। और आखिरी में जाकर यहाँ पर भी आया हूँ मैं इंदौर जिला कलेक्टर के पास में, यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक कोटवार के खिलाफ। ये यहाँ घाटा विलोद का मामला है। घाटा विलोद का मामला है, तो वहाँ का जो कोटवार है उसका कहना क्या पड़ रहा है? वो कह रहा है कि मैंने तेरा जो मानो कैसे भी वो हटाने का नहीं बोला, हटा ही नहीं रहे रास्ते में से। कहना है कि मेरे राजस्व विभाग में वो उसकी नौकरी है, वो पटवारी और इनके निरीक्षक के साथ ही रहता है, इस वजह से वो कुछ भी हो तो इसको दादागिरी करके बोलता है कि तेरे से जहाँ बने जो बने। सब कलेक्टर साहब भी हमारे हैं, ग्राम कोटवार का हमारा संगठन बना हुआ है, हम तेरे से जहाँ जब जिस जगह आवेदन करना हो कर ले, मैं रास्ता नहीं खोलूँगा। और हमने पहले आवेदन लगाया था कि श्रीमान तहसीलदार बेटमा के यहाँ भी लगाया था, तो सबकी उनकी साठगांठ है, इसलिए उनने पहले भी हमारा आवेदन सिर्फ इस वजह से खारिज कर दिया। अनुपस्थित हम मेरे प्रकरण को ना सुना गया ना समझा गया, बस उनके हिसाब से ही एक तरफा कार्रवाई करके अनुपस्थिति लगा के खारिज कर दिया। वहाँ के जिम्मेदारों का क्या कहना है? जिम्मेदारों में ग्राम पंचायत सरपंच है, वहाँ के जो लोग हैं उनने सब ग्राम पंचायत इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सबने उसको बुलाया समझाया, तो उसने सहमति पत्र भी दिया कि मैं आज निकलने दूंगा, सब लिखा पढ़ी भी कर दी। उसके बाद भी सब उसने मवेशी बांध देता है, रेती गिट्टी डाल देता है, अपनी कार भी रखता है और रास्ता बंद कर देता है। और जैसे भी अभी शिकायत उनने अभी अनुभागीय अधिकारी देपालपुर के समक्ष की है, तो पटवारी जी अगर मौके पे जाएंगे तो उस समय उनकी साठगांठ रहती है, वो वहाँ से सामान हटा लेता है, मौका पंचनामा बनवा देता है। उसके बाद में जैसे ही वो मौका पंचनामा अनुभागीय अधिकारी के समक्ष या तहसीलदार के समक्ष जमा हो जाता है, तो वापस वो उस जगह पे फिर सामान और वाहन रख के रास्ता बंद कर देता है। इससे प्रार्थी को बहुत परेशानी हो रही है, पिछले 2 वर्षों से ऐसे ही भटक रहा है, अपने घर जाने आने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो इसीलिए आज जन सुनवाई में आए हम कि कलेक्टर महोदय स्वयं जाके मौका देखें और ग्राम कोटवार जो अपनी दादागिरी मतलब राजस्व विभाग का डर बता के जो दादागिरी कर रहा है, उस पर श्रीमान संज्ञान लें और कलेक्टर महोदय स्वयं जाके उस पर कार्रवाई करें। अभी यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए तो साहब क्या बोले? अभी कलेक्टर महोदय तो नहीं मिले हैं, बस यही बोला है कि जन सुनवाई में आवेदन दे दो। आवेदन तो हमने पहले भी जन सुनवाई में भी दिया है, सीएम हेल्पलाइन में अभी तक भी हमारी चल रही है, एसडीएम साहब के यहाँ भी आवेदन लगाया तो वो भी अभी तक चल रहा है, पर अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई आज दिनांक तक कोई कार्रवाई। हमने आवेदन दिया बेटमा तहसीलदार महोदय के यहाँ दिया, नायब अनुभागीय अधिकारी देपालपुर के यहाँ दिया, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जन सुनवाई कलेक्टर महोदय इंदौर के समक्ष भी जन सुनवाई पहले भी कर दी थी, आज तक उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर मैं आया हूँ श्रीमान से मिलने कि अब आगे जाके हमारा क्या निराकरण होगा। और ऐसे ग्राम कोटवार का मैं एडवोकेट हूँ, सुनील सुनेर हैं, मैं इनका प्रकरण देख रहा हूँ। व्यक्ति बहुत परेशान है, इस वजह से मेरे को इनके साथ आना पड़ा। गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, अशिक्षित आदमी है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, इस वजह से मैं स्वयं आके श्रीमान से बात करना चाहता हूँ।